मरून शर्ट पहने खड़ा ये आदमी अपने बैंक के डिपार्टमेंट का मैनेजर है। इसका नाम उस्मान गौहर है। इसे गौर से देखें। उस्मान इधर उधर टहल रहा है, अपने कॉलीग्स के साथ गपशप लगा रहा है। ऐसा माहौल जो हर ऑफिस का ही होता है। ऐसा कॉलीग जो इस वक्त शायद आपके सिरहाने बैठा है, लेकिन उस्मान अभी एक ऐसी हरकत करेगा जिसे देखकर आपका खून खौल उठेगा। ये वीडियो 2020 की है, लेकिन मुझे आज भी इस पे आने वाले कमेंट्स याद हैं। लड़की ने कुछ बोला क्यों नहीं, एक घुमाकर लगा दी। इसे कुछ तो बोलना चाहिए था। लोग ये बात अब भी नहीं समझ पाते कि इस तरह के वाकये के बाद आप 5 से 10 मिनट तो यही प्रोसेस करने में लगा देते हैं कि आपके साथ हुआ क्या है। स्पेशली अगर ऐसा इंसिडेंट आपके ऑफिस में पेश आए, एक ऐसी जगह जहाँ आप अपने घर से भी ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, एक ऐसी जगह जहाँ के लोग आपको आपके घर वालों से भी बेहतर जानते हैं, एक ऐसी जगह जो आपके लिए मुकम्मल तौर पे महफूज होनी चाहिए। लेकिन सैडली ऐसा नहीं है। उस्मान गौहर तो पकड़ा गया, लेकिन पाकिस्तान में दफातर के साथ साथ स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज में भी कई ऐसे उस्मान गौहर हैं जो सिर्फ जिनसी नहीं, आपको हर किस्म की हरासगी का निशाना बनाते हैं। फिजिकल अब्यूज, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन या इवन वर्बल अब्यूज। आप सोच रहे होंगे कि ये सब चीजें हरासमेंट की कैटेगरी में कब से आ गई। डोंट वरी, जो कहानियां मैं आज आपके सामने रखूंगी उसे सुनकर आपका ओपिनियन भी बदलेगा और इस इशू के खिलाफ आवाज उठाने में आप हमारा साथ भी देंगे। ठीक वैसे ही जैसे हमारे पेट्रियन मेंबर्स रफ्तार की रफ्तार बढ़ाने में हमारे साथ खड़े हैं। अगर आप भी इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारी पेट्रियन कम्युनिटी का हिस्सा बने। Climbing down the stairs and there was a man who was coming down and he touched me. हरासमेंट जो रिपोर्ट होती है वो बहुत मिनिस्क्यूल है, बहुत जर्रा है। मेरे साथ बैठा हुआ था और उसने मेरी टांग पकड़ ली। जो गैर शादीशुदा खवातीन थी उनको जाने का नोटिस मिला। तजलील करना वो भी एक हरासमेंट है। तूने आइंदा ऐसा किया तो मैं तुझे घर तक छोड़ के आऊँ। असाइनमेंट्स के बहाने से ऑफ टाइमिंग के अंदर बुलाना। समझती हूँ कि इस सिलसिले में कुछ नहीं करेगी यूनिवर्सिटी, आपको जो सही लगता है आप करें। मुझे रफ्तार में 7 महीने हो गए हैं। हर डॉक्यूमेंट्री का सबसे मुश्किल तरीन काम इंटरव्यूज़ को लाइन अप करना होता है। लोगों को ढूंढना, इधर उधर फ़ोन घुमाना कि अल्लाह का वास्ता टाइम दे दो। सच बताऊं तो हम बड़े डेस्परेट हुए हुए होते हैं। लेकिन आज की वीडियो के लिए मुझे ये बात खुशी नहीं, बड़े अफसोस के साथ बतानी पड़ रही है कि मुझे हरासमेंट विक्टिम्स को ढूंढने में ज़रा सी भी मुश्किल नहीं हुई, क्योंकि पाकिस्तान के हर दूसरे तीसरे इंसान के पास सुनाने के लिए एक दर्दनाक कहानी जरूर है। मैं एक मैगजीन के लिए काम किया करती थी जिसका ऑफिस आई चंडीगढ़ रोड पे था और आई थिंक 3rd फ्लोर या 4th फ्लोर पे था, तो हमें सीढ़ियों से जाना होता था। आई वाज क्लाइंबिंग डाउन द स्टेयर्स एंड देयर वाज अ मैन हु वाज कमिंग डाउन एंड ही टच्ड मी। तो मैंने पलट के उसको जोर से थप्पड़ मार दिया उसकी पीठ पर। थोड़ा लड़खड़ाया, फिर वो तेजी से ऊपर की तरफ सीढ़ियां चढ़ के गया और उसने कहा क्या कर रही हो, क्या कर रही हो। तो जैसे हमेशा प्रिटेंड करते ना कि हमने तो कुछ किया नहीं, हम तो इनोसेंट हैं। बदकिस्मती से पाकिस्तान की 93% खवातीन ऐसी हैं जिनका कभी ना कभी तो ऐसे दरिंदों से सामना हुआ ही है। लेकिन ये वो कहानियां हैं जो रिपोर्ट होती हैं, मंजर आम पर आती हैं। ना जाने ऐसी कितनी औरतें हैं जो या तो चुप रहती हैं या उन्हें चुप करवा दिया जाता है। हरासमेंट जो रिपोर्ट होती है वो बहुत मिनिस्क्यूल है, बहुत जर्रा है। जो सड़क पे निकलती है उसको मैं 100% कह सकती हूँ कि उसमें से 80% की हरासमेंट होती है। मैं मंडे से जॉब स्टार्ट कर रही हूँ। तो तुम बीवी की कमाई खाओगे। जमा तकसीम इसी रीजन की वजह से इतना फैन फेवरेट चल रहा है, क्योंकि इस तरह की बातें और इश्यूज घर घर की कहानी है। लेकिन ऐसी बातें सुनकर यकीन नहीं आता ना कि आज के दौर में भी लोग ऐसी सोच रखते हैं जो औरतों का जॉब करना ठीक नहीं समझते। इसमें कौन सा गुनाह है? इसे बेगैरती कहते हैं। वो चाहते हैं कि औरत घर बसाकर एक खूबसूरत जिंदगी गुजारे। ये मैं तंजिया नहीं, दिल से कह रही हूँ। लेकिन अगर लड़की अपना करियर बनाना चाहती हो तो फिर उसके लिए अफसोस होता है कि उसकी ख्वाहिशात को रिस्पेक्ट नहीं किया जा रहा। लेकिन बहुत सी लड़कियां इस मामले में खुशकिस्मत भी निकलती हैं, अपनी फील्ड में नंबर 1 भी होती हैं और उनके पास फैमिली का अनकंडीशनल सपोर्ट भी होता है। लाइक असफा ने बहुत यंग उम्र में एडवर्टाइजिंग की फील्ड ज्वाइन कर ली थी। उसका ख्वाब था कि वो लाहौर की लीडिंग एड एजेंसी में काम करना चाहती है और वो पूरा भी हुआ। मार्केट कंपेरेटिव सैलरी, एक्सपोजर और सीखने को बहुत कुछ। उसका माइंड बना हुआ था कि अब यहाँ से तो सिर्फ आगे ही बढ़ना है। लेकिन उसके रास्ते में एक ऐसा कांटा आया
जिसने उसकी सारी प्लानिंग को तहस नहस कर दिया। मेरे ऑफिस के अंदर थोड़ा एक्सट्रीम सिचुएशन हुआ था विद वर्क। उस वक्त मेरा एक ब्रांड था जिसके साथ मेरी एक मीटिंग थी ऑनलाइन। मेरा जो साथ जिस इंसान ने मेरे साथ जो किया, जो इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर किया, वो मेरे साथ बैठा हुआ था और उसने मेरी टांग पकड़ ली दरमियान में मीटिंग में और फिर छोड़ दी। और उससे पहले वो मुझे इससे पीछे हाथ मार रहा था। इस वाकये के बाद असफा ने अपने आप को डाउट करना शुरू कर दिया। वही एक लाइन जो बहुत सी लड़कियां अपने आप को समझाने के लिए, डिनायल में रखने के लिए कहती हैं कि शायद ये हमारा वहम है, शायद ये इतनी बड़ी बात नहीं है। ऐसे वाकयात के कॉन्सिक्वेंसेस सिर्फ ज़हनी नहीं, जिस्मानी भी होते हैं। क्या पता मेरे दिमाग में ही, क्या पता कि इतनी कोई बड़ी बात नहीं थी। मैंने अपने आप को खामोश रखने की कोशिश की। फिर थोड़े अरसे बाद मुझे पता लगा कि दूसरी लड़कियों के साथ भी हो। हम महफूज नहीं महसूस करते ना, तो हमारा जिस्म ऑलरेडी फिर वो अलर्ट पे रहता है, क्योंकि उसको ये लगता है कि अच्छा अगर मैं इस मीटिंग में जाऊंगा तो फिर ये शख्स मेरा या तो मजाक उड़ाएगा या ये बहुत मेरे करीब बैठ जाएगा, तो हमारा जिस्म अकड़ा हुआ ज़्यादा महसूस होना शुरू हो जाता है तब। इवन दो मुझे वहाँ पे नहीं था सुकून, मेरी तबीयत हर वक्त ख़राब होती थी। फिजिकली मेरे लिए नहीं सही था, जनरली मेंटली मेरे लिए नहीं सही था। हमारा जो है एतमाद अपने इर्द गिर्द के कॉलीग्स से उतर जाता है, क्योंकि कभी कभार कॉलीग्स से कम उतरता है, हमारा अपने ऊपर से एतमाद ज़्यादा उतर जाता है। मुझे ऐसा लगा था कि मैंने अपने ज़ात के साथ और दूसरे लड़कियों के साथ ज्यादती की है ना बोल के। अपने साथ होने वाली ज्यादती को हम फिर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन वही ज्यादती किसी और के साथ हो जाए तो हमसे बर्दाश्त नहीं होता और उनके वाकयात सुनकर हमें फिर हिम्मत भी मिलती है। असफा के साथ भी ऐसा ही हुआ, लेकिन मैनेजमेंट ने कोई सख्त एक्शन नहीं लिया। एक अपॉलॉजी दिलवाई एंड एवरीथिंग वेंट बैक टू नॉर्मल। लेकिन असफा के लिए अब कुछ भी नॉर्मल नहीं था। एक गैर ज़रूरी आदमी जिसकी उसकी ज़िंदगी में कोई अहमियत नहीं थी, उसकी वजह से उसे अपनी ड्रीम जॉब छोड़नी पड़ी। मेरा एक ख्वाब था जिसके अंदर मुझे था कि मैं चले जब तक मैं यहाँ से जितना मैं अपने लिए या अपने करियर के लिए कर सकती हूँ मैं करूँगी। कुछ जगहों पे मैंने देखा है कि जब एक औरत कंप्लेंट करती है तो उसको अब दारा काफ़ी हसास तरीके से डील करता है, मगर वो कम है। बाकी जगहों पे या पहले कंप्लेंट ही नहीं दारा लेता। आज भी मेरे पास एक कंप्लेंट थी जिसमें कि कितनी दफ़ा उसने सीनियर मैनेजमेंट को बताया और उन्होंने इग्नोर किया और डिसिप्लिनरी मैटर में अलहदा से उसको डील कर लिया। असफा वो वाहिद लड़की नहीं है जो अपनी मैनेजमेंट से मायूस हुई हो। याद है मैंने शुरू में यूनिवर्सिटीज का जिक्र किया था। चलें आपको पाकिस्तान के सबसे बड़े बिजनेस स्कूल की तरफ ले चलते हैं। ये कहानी एक स्टूडेंट की नहीं बल्कि टीचर की है। मुआशरे के नजदीक शायद सबसे बड़ी मुजरिम वो खुद ही हैं, क्योंकि उन्होंने गैर शादीशुदा होने का जुर्म कर रखा था। हमें नोटिस मिला 3 दिन के अंदर अंदर सिर्फ और सिर्फ उस फैसिलिटी की जो गैर शादीशुदा खवातीन थी उनको जाने का नोटिस मिला। ये नोटिस किसी शादीशुदा मर्द या औरत को ना मिला और ना ही गैर शादीशुदा आदमी को मिला। हरासमेंट उसका दूसरा पहलू है, वो है डिस्क्रिमिनेशन। पूरे के पूरे जेंडर को डिस्क्रिमिनेट करना, पूरी सिंफ को एक दूसरी सिंफ के ऊपर तरजीह देना। खवातीन को कमतर समझा जाता है अभी भी, उनको नॉन थिंकिंग, नॉन लॉजिकल, इलॉजिकल कई दफ़ा, क्योंकि नॉन लॉजिकल का मतलब ये है कि इनमें इतना लॉजिक नहीं और इलॉजिकल के लॉजिक के खिलाफ चलती हैं। इस पे जब हमने एहतजाज किया, हमारी बात जो है सुनी ना गई। जब हम यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार से हमने जाके बात की तो उस वक्त रजिस्ट्रार ने मुझे ये कहा कि शायद जो गैर शादीशुदा औरतें उनको शादी कर लेनी चाहिए। हमने ज़ारा के केस के ऊपर IBA रजिस्ट्रार डॉक्टर असद इलियास से भी राब्ता किया था, जिनका कहना है कि ये सब झूठ है। अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट में उन्होंने कहा है कि ज़ारा पर्सनल इश्यूज की वजह से यूनिवर्सिटी पर गलत इल्ज़ाम लगा रही है। जो फैसला हुआ पॉलिसीज़ के मुताबिक हुआ। मर्दों को भी वो जलील करते हैं पर्सन्स इन अथॉरिटी।
उनको बुली करते हैं, इंटिमिडेट करते हैं बिकॉज दे थिंक दे कैन। जब खवातीन को करते हैं तो उनको एक एडेड पता होता है कि यहाँ से कोई पुश बैक नहीं आने वाला। खवातीन को और भी तो मसाइल है ना, मोबिलिटी हमारा मसला है, बाहर निकलते हुए हमें बाप या भाई को कई दफ़ा कहना पड़ता है, खामदों को कहना पड़ता है, बेटों को कहना पड़ता है कि छोड़ के आओ। आप सोच रहे होंगे कि यही तो वजह है कि माँ बाप अपनी बेटियों को बाहर भेजने से घबराते हैं। ससुराल वाले भी अपनी बहुओं की हिफाजत करना चाहते हैं। इस बात पे मुझे कोई शक नहीं है कि घर वालों को आपकी फिक्र होती है, लेकिन मसला लड़की होने का नहीं है, क्योंकि इस किस्म की हरासमेंट लड़के भी फेस करते हैं, लेकिन वो सामने नहीं आना चाहते। लेकिन मेरे सामने एक 14 साल बच्चे ने हिम्मत बांधी जब उसने मुझे अपने उस्ताद के हाथों होने वाली सेक्सुअल हरासमेंट के बारे में बताया। मैं एक मौलवी के पास जाता था ना, उससे कुरान मजीद की तिलावत सीखने के लिए कि कुरान मजीद कैसे पढ़ते हैं। जब सब चले गए तो उसने मुझे कहा कि तुम यही वेट करो। फिर जब मैं वहाँ बैठा था तो उसने मुझे हैरेस करने की कोशिश की, मेरे प्राइवेट पार्ट्स को टच करने की कोशिश की, मुझे किस करने की कोशिश की। और हाँ, मेरे दोस्तों के साथ भी। मेरा एक दोस्त था, मैंने उससे पूछा कि ये आपको तंग तो नहीं करता? उसने भी मुझसे यही कहा कि उसने एक दिन मुझसे कहा कि आप थोड़ी देर और बैठ जाए। फिर उसने मुझे ऐसे प्राइवेट पार्ट को टच करने की कोशिश की। खुद से डर लगता था कि क्या सोचेंगे घर वाले। मेरे एक दोस्त ने शिकायत की, इसलिए उसे मस्जिद से भगा दिया। उसने फिर एक और जगह मस्जिद पकड़ ली। हमारे गांव का था, तो वो लोग ऐसे समझते थे कि वो बहुत शरीफ है, कोई ऐसा काम नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पे हर कोई है, तकरीबन हर बंदा पीडोफाइल है यहाँ पे। लड़के अपने साथ होने वाली हरासमेंट पे मुश्किल से ही आवाज उठाते हैं, क्योंकि हमारी सोसाइटी के ख्याल में ऐसे मर्द कमजोर होते हैं। उन्हें हकारत की नजर से देखा जाता है कि ये कैसा लड़का है, खुद को डिफेंड नहीं कर पाया और अब आकर रो रहा है। वो कैसी बेबसी होती होगी जब आपकी सुनने वाला कोई नहीं होता होगा। ये 14 साल का बच्चा कितना अकेला महसूस करता होगा। देखा जाए तो उसे तो इसी उम्र से ये सीख दी जा रही है कि बोलने का कुछ फायदा नहीं है, खामोश रहो। लेकिन हमारे पास कुछ लड़के ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने लिए ना सही दूसरों के लिए आवाज उठाई। तहामस एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट और जिब्राइल एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट। एक ने अपनी फीमेल क्लासमेट्स के साथ होने वाली हरासमेंट पे आवाज उठाई, तो एक से फीमेल स्टाफ मेंबर के साथ होने वाली बदतमीजी बर्दाश्त नहीं हुई। दोनों ने पब्लिकली शोर मचाया। एक ने फेसबुक स्टेटस लगाया तो दूसरे ने डिपार्टमेंट में एहतजाज किया। मेरा जुल्म ये है कि मैंने आपकी हरासमेंट में सामने लाया हूं स्टूडेंट्स के। ये जुल्म है मेरा कि मैं हरासमेंट आपके सामने लाया हूं, मैंने फाइल किया। यूनिवर्सिटी में केस फाइल करना गुनाह है। कैंपसेस पे सबसे ज्यादा ये हो रहा है यूथ के साथ। हम उसे बताते हैं तुम अपने वजूद को ना पहचानो, तुम अपनी इज्जत नफ्स को ना पहचानो, तुम्हारे अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होनी चाहिए, तुम्हें कोई सेंस ऑफ सेल्फ आइडेंटिटी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर ये होगी तो तुम इज्जत, और जब इज्जत डिमांड करोगे तो हरासमेंट से प्रोटेक्शन डिमांड करोगे। तो नहीं, तुम बस हमारी जय जयकार करते रहो, जिंदाबाद के नारे लगाते रहो, शुक्रिया अदा करते रहो कि भाई तुम्हें तो बड़ा एजाज मिला, तुम इस कैंपस में पढ़ रहे हो। जामिया कराची में तलबा को हिरासत किए जाने का एक वाकया मंजर आम पर आया है। फिरोज अहमद इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन के 6 तलबा ने तहरीरी शिकायत जमा करवाई है। असिस्टेंट प्रोफेसर उसामा शफीक और लेक्चरर हैं नुमान अंसारी। तलबा ने इन पर इल्जाम लगाया है कि ये तलबा को मजबूर करते हैं कि वो उनके दफातर में आए। 2019 में केयू के टीचर्स डॉक्टर उसामा शफीक और डॉक्टर नुमान अंसारी के खिलाफ एक हरासमेंट कंप्लेंट सामने आई। इस पे 6 दस्तखत थे। ये वो 6 लड़कियां थी जो चाहती थी कि केयू इन दोनों टीचर्स के खिलाफ कार्रवाई करे। There was a friend of mine. She told me कि इस तरीके से जो है मेरे पास इनके मैसेजेस आ रहे हैं और मैं बड़ी अनकंफर्टेबल होती हूँ इन मैसेजेस से, और कभी कभी ये मुझे बुलाते भी हैं। अनकंफर्टेबल जो अल्फाज होते हैं उन सबको यूज़ करना, असाइनमेंट्स के जो है बहाने से ऑफ टाइमिंग के अंदर जो है बुलाना। The way it happened was also surprising for me because I was a student advisor also at that time and I had no inkling कि क्या हो रहा है। मुझे भी ये चीज़ें जो हैं वो तब पता चली जब वो मीडिया पे आ गई। हमने 3-4 स्टूडेंट्स के अंदर बात की तो देयर वर अराउंड 6 to 7 गर्ल्स who told the same, जिन्होंने मैसेजेस दिखाए। 1-2 का पता चला तो मैंने उनको बुलाया और मैंने उनसे कहा कि तुम लोग मीडिया में क्यों चले गए? तुम लोगों को चाहिए था कि तुम हमारे पास अप्रोच करते, हम इस मामले को हैंडल करते। कि ऑफिशियल कंप्लेन भी लेके गए और वो एप्लीकेशन आज तक मेरे पास है, उसके ऊपर स्टैम्प भी लगी है। हमें 1.5 से 2 घंटे वीसी के ऑफिस के बाहर बिठाया गया। Apparently they went to a teacher
जो उनको पढ़ाती थी। तो उन टीचर ने उनसे ये कहा कि मैं समझती हूँ कि इस सिलसिले में कुछ नहीं करेगी यूनिवर्सिटी, आपको जो सही लगता है आप करें। वो जो कंप्लेन करने गई थी वो लड़की पीछे हट गई कि कुछ नहीं होगा यहाँ से, तो कंप्लेन वो नहीं होगा, और वो एप्लीकेशन उस एक लड़की ने वापस ली। बाकी सारी जो लड़कियाँ थी जिन्होंने बताया कि उनके साथ सेम ये हुआ और उन सबको कॉन्फिडेंस जो है मिला, तो उन्होंने फिर वो कंप्लेन फाइल करी, मगर उस कंप्लेन को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा था। इस पूरे वाकये के बाद कमेटी भी बैठी और फैसला भी हुआ, एक ऐसा फैसला जो आज तक नहीं सुनाया गया। जी, यूनिवर्सिटी वालों ने आज तक वो डिसीजन अपने पास रखा हुआ है। आईबी के साथ क्या हुआ, जिब्राइल को कैसे रीइंस्टेट किया गया, तुलबा बाहर क्लासेस से निकल के आए, थोड़ी सी यूनिटी 2 दिन की तुलबा ने दिखाई, वो सारी रेस्ट्रिक्शन वापस हो गई, उस बच्चे को वापस रीएडमिट कर लिया गया, इंक्वायरी कमेटी उनकी मर्जी से बनाई गई। मगर वो लोग जो इसमें मुलव्विस थे और आईबीए के सिस्टम में विद इन द एंटायर फिल्ट्रेशन प्रोसेस इंक्वायरी कमेटी ने क्या क्या खामियां निकाली, एक डिटेल्ड रिपोर्ट आती है ना, वो रिपोर्ट आईबीए के जो ईडी हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अकबर जैदी साहब वो दबा के बैठ गए। इवन ज़ारा साबरी वाले केस के अंदर ये हुआ कि रिकमेंडेशंस जो है सारी की सारी उनको लड़ना पड़ा कि मुझसे मेरा ऑर्डर शेयर करो जो मेरे केस के अंदर आया है। बात एक केस की नहीं है, एक पूरे पैटर्न की है। डॉक्टर हसन अब्बास जैदी, डॉक्टर इकबाल चौधरी, डॉक्टर फरहान कामरानी, डॉक्टर उसामा शफीक और डॉक्टर गुलाम बरफत, इन तमाम टीचर्स पर हरासमेंट के इल्ज़ामात लग चुके हैं। कुछ को यूनिवर्सिटी की अपनी इंक्वायरी कमेटीज़ और कुछ को एफआईए जैसे इदारों ने मुल्जिम करार दिया है। इन टीचर्स का कुछ बिगड़े या ना बिगड़े, भुगतना स्टूडेंट्स को ही पड़ता है, चाहे फिर वो केयू हो या आईबीए। और जब ये बात फिर मीडिया के ऊपर आई तो इस चीज़ के ऊपर जो है मेरे खिलाफ उल्टा जो है यूनिवर्सिटी ने जो है मुझे शो कॉज नोटिस दिया। मैं गया, मैंने बताया ये देखें वीसी साहब से जो है वो ये मुलाकात हुई थी और ये इस तरीके से हुआ था, हमने ये कंप्लेन फाइल की थी, ये इधर गई थी, इन टीचर को ये बताया था, ये मैसेजेस आप सारे और वो सब देखें। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आवाज़ उठाने की और ये बात करने की जिसकी वजह से अब आईबीए के ऊपर एक दाग लग गया कि आईबीए के कैंपस पे किसी स्टाफ मेंबर के साथ हरासमेंट हो रही थी। हम जब हरासमेंट कमेटी के सामने गए, हरासमेंट कमेटी ने माना कि यार ये बिल्कुल जेन्युइन चीज़ है, और उनके रिप्रेजेंटेटिव्स में से कुछ लोगों ने मुझे खुद बताया कि हमने 4 सज़ाएं जो है वो रिकमेंड करके भेजी हैं, मगर उनके ऊपर तो कुछ नहीं हुआ, उल्टा मुझे 1 साल के लिए रेस्टिकेट किया गया। अभी रिसेंटली आईओबीएम के अंदर जब एक बच्ची के साथ हरासमेंट हुई, उसकी फैमिली ने आके शिकायत की, तो सबसे बड़ा मसला कि आईओबीएम जो 25 साल से सारी मल्टीनेशनल्स को पता नहीं कितने ब्यूरोक्रेट्स में वहाँ से पढ़ के निकले हैं, वहाँ पे हरासमेंट इंक्वायरी कमेटी नाम की कुछ शय ही नहीं है, कानून की पासदारी नहीं हुई, जुमले कसे गए बच्ची के कैरेक्टर को लेके, ये तक जुमले सुनने को मिले जो डायरेक्टली मुझे कोट किया विक्टिम ने कि ऐसी बच्चियों के साथ तो ऐसा ही होता है। ज्यादा पुरानी बात नहीं है, आईओबीएम में होने वाले यह एहतजाज तो आपने देखे ही होंगे। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के एक एम्प्लॉय ने स्टूडेंट को हरास किया, यूनिवर्सिटी ने फौरन एक्शन लिया, अपने एम्प्लॉय के नहीं स्टूडेंट के खिलाफ, फौरी तौर पे उसे एक्सपेल कर दिया। इस फैसले ने यूनिवर्सिटी में आग लगा दी एंड एज ऑलवेज जेन ज़ी सेव्ड द डे, जिनके प्रोटेस्ट की वजह से यूनिवर्सिटी को अपना फैसला वापस लेना पड़ा। जब हम हरासमेंट का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं हमें लगता है कि वो सेक्सुअली ही हुई होगी, हमें क्या, हमारे कानून को भी यही लगता था। लेकिन फिर 2023 में पीटीवी की नादिया नाज के केस ने हरासमेंट की पूरी डेफिनेशन को ही बदल के रख दिया। पर एक सेकंड, आपको क्या लगता है ये तब्दीली रातों रात आ गई थी? ये केस 2015 में शुरू हुआ था और फिर 2023 में जाकर इस कंप्लेंट को अहमियत तब मिली जब कानून फाइनली अमेंड हुआ। अजीब सी बात है, इंसानी हुकूक की बात हो तो अमेंडमेंट्स लाने में 8 साल लग जाते हैं, लेकिन अगर बात अपनी ताकत और हुक्मरानी की हो तो रातों रात पार्लियामेंट में टेबल बजाने के लिए सब हाजिर हो जाते हैं। खैर, इन 8 सालों में नादिया ने बहुत कुछ फेस किया। दफ्तर ने उसे फायर कर दिया, उस वक्त के ऑम्बड्स पर्सन ने उसकी शिकायत सुनने से इनकार कर दिया, कोर्ट गई तो वहाँ पे अपील रिजेक्ट हो गई। वो किस किस्म की जहनी अजियत का शिकार हुई होंगी। अगर आपकी रोज़ तजलील हो रही है, अगर आपको एग्जॉस्ट किया जा रहा है काम पे, अगर आपकी को बिलिटल किया जा रहा है, ब्रेड किया जा रहा है, वो भी एक किस्म की हरासमेंट है। तो हरासमेंट में जो कानून है उसमें बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है और उसमें ज़रूरी नहीं है कि आप, जैसे मैंने कहा, फिंगरप्रिंट्स लेके आएँ या आप कोई डीएनए टेस्ट लेके आए, नहीं, वो वाले बिल्कुल स्टैंडर्ड्स नहीं है। मगर जो बुनियादी इशू रहता है कि देखें पाकिस्तान में अच्छे कवानीन की कमी नहीं है, आइन भी बहुत अच्छा था हमारा, था चूँकि अब था ही हो गया है, मगर
अमल दरामद जो है, जैसे हुकूमती सतह के ऊपर एक मसला है, सियासी सतह पे एक मसला है, वैसे ही समाजी सतह पे, माशी सतह पे और वर्क प्लेस के अंदर वो एक मसला है। अब अगर हम हाल ही की बात करें तो कानून तो बदल गया है, लेकिन उस मैनेजमेंट को कैसे बदलें जिससे ज़हरा को इतना इख्तिलाफ है। मैंने कंप्लेंट डाली ही थी कि ऊपर वहाँ मुझे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर साहब का ईमेल आ रहा है कि आपने एक कंप्लेंट डाली और आपके खिलाफ भी कंप्लेंट्स आ रही हैं हैरेसमेंट की और ग्रीवेंस की, जो आज तक कभी ना मुझे कभी टेक्स्ट मिला ना पहले हमने सुना था। तो इसको फिर हम क्या समझें। यहाँ मैनेजमेंट के साथ साथ उन्हें एक शिकायत मीडिया से भी है। डॉन जैसा इदारा आपकी कंप्लेंट जो आपका जो सारी कार्रवाई चली पब्लिक थी, ओम्बड्समैन के पास थी, वर्डिक्ट जो आया ओम्बड्समैन का, और हैरेसमेंट केसेस में वो फटाफट रिपोर्ट कर रहे हैं, आपका रिपोर्ट नहीं कर रहे, ठीक है। उस वक्त रिपोर्ट कर रहे हैं जब IBS स्टे के लिए जा रहा है, और रिपोर्ट भी जब कर रहे हैं तो कसूरवार ठहराए गए उनके नाम नहीं दे रहा। डॉक्टर अकबर जैदी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और रजिस्ट्रार असद इलियास और दीगर जो डीन्स काउंसिल के लोग हैं, उनके आप नाम नहीं दे रहे और कंप्लेनेंट का बाकायदा नाम दे रहे। जिन्स की बेसिस पे होने वाली हरासमेंट का एक और पहलू भी है जो जेंडर पॉलिटिक्स की वजह से जन्म लेती है, इनसिक्योरिटी की वजह से मंजर आम पे आती है। नहीं समझे? अभी समझाती हूँ। यह है फातिमा, एक बहुत ही पैशनेट शेफ, इतनी पैशनेट कि अपनी नौकरी के चक्कर में ये रोज बाइक चलाकर क्लिफ्टन से मलिर कैंट जाती थी। 8 या 9 घंटे के लिए नहीं, अपने दिन के 16 घंटे एक रेस्टोरेंट किचन में गुजारती थी। बॉस बहुत खुश थे मेरे काम से क्योंकि मैं पैशनेट थी और मैं काफ़ी दूर से जॉब पे जाती थी, तो वो काफ़ी इम्प्रेस थे। मुझे हेड शेफ ने, जो मेरे हेड थे, वो थोड़ा इनसिक्योर हो गए कि यार ये तो बहुत अच्छा काम कर रही है, बॉस इसकी तारीफ भी कर देते हैं, बॉस इसको प्रमोशन की भी बात कर रहे हैं। एक दिन फिर जब मुझे 16 आवर्स से मुझे तकरीबन करते हुए 3 मंथ्स हो चुके थे और अब मेरी बस हो गई थी कि ये बहुत ज़्यादा हो गया, लाइक सुबह 7 बजे से लेकर रात को 12-1 बजे तक रुकना। तो अब वो एक टाइम मुझे नहीं बताया जाता था कि इतने बजे ऑफ हो जाएगी, हालांकि एक सर्टेन टाइम थी। उन्हें मुझे रोकने के लिए, मुझे तंग करने के लिए, ताकि मैं तंग आके खुद ही जॉब छोड़ दूं, तो उन्होंने मुझे कहा कि 2 बजे ऑफ होगी। आई वाज लाइक ओके ठीक है, 2 बजे ऑफ होगी, कर लेते हैं। लेकिन 2 बजे से पहले ही ऑफ हो जाती थी और पूरा रेस्टोरेंट खाली हो जाता था, सिर्फ फ्रंट ऑफ द हाउस के लोग बैठे हुए होते थे, HR के और ये सब। सोचें, एक लड़की को रात के 2 बजे तक अकेले वेट करना पड़े, एक ऐसे माहौल में, एक ऐसे इंसान के साथ जो उससे शदीद जेलस होता है, जिसके साथ वो सेफ नहीं फील करती थी। कहते हैं ना, शौक का कोई मोल नहीं होता, लेकिन फातिमा के पैशन के ऊपर अब एक कीमत लगाई जा रही थी, ऐसी कीमत जो वो अपने करियर की खातिर अदा भी कर रही थी। मगर एक इंसान कितनी ही नाइंसाफी बर्दाश्त कर लेगा। एक दिन उसकी बस तब हुई जब बदतमीजी की हर हद पार हो चुकी थी। उसी दौरान बॉस के आने से पहले ही उन्होंने मुझसे एक ऑर्डर कॉल करवाया कि आप ये ऑर्डर कॉल करें और इसको जल्दी से निकालें। मैंने ऑर्डर कॉल किया, ऑर्डर जल्दी से निकाला और उन्होंने कहा मुझे जल्दी चाहिए, तुम देर कर रही हो, इस तरह नहीं होता है ऑल। एंड आई वाज लाइक, अभी इस ऑर्डर को डिस्पैच होने में ही 15 मिनट हैं। और ये मैंने काफ़ी फ्रेंडली और काम टोन में उन्हें बताया था। उन्होंने ऑर्डर डिस्पैच करने के बाद मुझे किचन से बाहर बुलाया और मुझे उन्होंने काफ़ी अब्यूजिव लैंग्वेज में कहा कि तूने मुझसे बात किस तरह की और तूने मुझ पर चिल्लाया क्यों, चीखा क्यों सबके सामने, और इस तरह तुझे बात नहीं करनी चाहिए थी। काफ़ी ऑफेंसिव और अजीब लैंग्वेज में उन्होंने बात की और थोड़ा सा प्रेशर देने की कोशिश की कि आइंदा अगर तूने ऐसा किया, मैं तेरे साथ सही चल रहा हूँ, अगर तूने आइंदा ऐसा किया तो मैं तुझे घर तक छोड़ के आऊँगा। अगर मर्द को देखा जाए तो उसकी इनसिक्योरिटी उस वजह से और बढ़ गई है कि मेरी जॉब मुझसे एक औरत भी ले सकती है। बस में एज भी एक रोल प्ले करता है कि अब जो सीनियर्स हैं दे आर गेटिंग मोर स्कैर्ड ऑफ यंगर। मुलाजमत है वो इतनी हसास और इतनी फ्रैजाइल है कि जो ही रिपोर्ट करते हैं तो उनको निकाल देते हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे होते हैं, कोई प्रोटेक्शन नहीं है। तो फिर लोग बेहतर ये समझते हैं कि बस सह लो और आगे चलो, क्योंकि देखिए हक के लिए आवाज़ उठाना कहने में तो बड़ा अच्छा लगता है, मगर उसके लिए जो पापड़ बेलने पड़ते हैं आसान नहीं होता। स्टूडेंट्स भी इसलिए पिस रहे हैं क्योंकि यूनियन साजी का हक नहीं है। कॉर्पोरेट्स के अंदर लेबर और मैनेजमेंट स्टाफ भी इसलिए पिट रहा है क्योंकि उनको यूनियन साजी का हक नहीं है। तो IOBMB जो है वो स्टूडेंट्स की तादाद देख के, आपके मेरे कहने से क्या होता है, जब उनका अपना 400 बच्चा क्लास बायकॉट कर गया, उनको 1 हफ्ता कैंपस बंद करना पड़ा, ईमेल निकाल दी आउट ऑफ द ब्लू कि क्लासेस ना हो, कि दोबारा के 400 बच्चा ना खड़ा हो जाए। और जब उन 400 बच्चों ने कहा ठीक है कैंपस बंद कर दो, हम गेट पे प्रोटेस्ट करेंगे, उन्होंने कहा जी सब कुछ हमने वापस ले लिया, बच्ची बहाल हो गई, एडमिशन बहाल हो गया, सब कुछ हो गया। लेकिन बहुत सी लड़कियां ऐसी भी होती हैं जिनके लिए
उनके अपने घर वाले भी आवाज नहीं उठाते। वो अपने साथ होने वाली हरासमेंट की कीमत फिर खुद ही चुकाती हैं, किसी कॉम्पेंसेशन या माफी से नहीं, बल्कि अपनी जान से। हाल ही में मैं पेशावर गई हुई थी, वहाँ पे एक लड़की को मैसेजेस आने शुरू हो गए और कोई साहब थे, वो मैसेजेस उनको किए जा रहे थे और काफ़ी हद से तजावज़ कर चुके थे। तो जब उन्होंने अपनी फैमिली को बताया, बिकॉज शी फेल्ट कि उनकी सेफ्टी एट स्टेक है, तो सबसे पहले वालिदैन ने उनको प्रोटेक्ट करने के लिए कॉलेज से निकाल दिया। मतलब उसकी सारी तालीम, उसका करियर, उसकी ग्रोथ एट स्टेक आ गई, मगर मामला वहाँ पे नहीं रुका। भाई को एक दिन तैश आया और उसको लगा कि इसने भी इसमें रोल प्ले किया होगा और उन्हें भी तैश दिलाया होगा कि तुम्हारी बहन का ये मसला चल रहा है। उसने अपनी बहन को कत्ल कर दिया, जेल में उसको डाल दिया गया, भाई को मुकदमा चला और जेल में डाल दिया गया। जेल में जब वो था तो उसको पता चला कि ये वन साइडेड था, उसकी बहन का इसमें कोई रोल नहीं था। तो उसको इतना बुरा लगा कि उसने अपने आप को कत्ल कर दिया जेल के अंदर। ही किल्ड हिमसेल्फ। तो मैं उनके साथ बैठी हुई थी, सर रियाज ने मुझे बुलाया, मुझे कहते हैं इधर आओ, मेरे साथ आके बैठो। तो साथ मैम रिजवाना तरीन बैठी हुई थी, कहते हैं हलीमा इधर से उठ जाओ, ये ड्रिंक करके आई हूँ। ये है हलीमा रफ़ीक, एक बहुत ही पैशनेट लड़की जिसने 17 साल की उम्र में क्रिकेट की दुनिया में कदम रखा। लेकिन उसके कदम कुछ खास नहीं जम पाए, क्योंकि कुछ ही अरसे बाद उसने जहर पीकर खुद की जान ले ली थी। हलीमा ने दूसरी क्रिकेटर्स के साथ मिलकर मुल्तान क्रिकेट क्लब के चेयरमैन मौलवी सुल्तान आलम और टीम सेलेक्टर मोहम्मद जावेद के खिलाफ एक शो किया, जिसमें उन लड़कियों ने खुलकर दोनों आदमियों को एक्सपोज किया कि कैसे नेशनल टीम के ख्वाब दिखाकर ये उनसे सेक्सुअल फेवर्स मांग रहे हैं। इसके बाद क्या हुआ वो आप पिछली बताई हुई कहानियों से खुद ही फिगर आउट कर लेंगे। मजलूम ने आवाज उठाई, उसकी बदनामी हुई, हरासमेंट कमेटी ने कोई एक्शन नहीं लिया, उल्टा सारी चीज उनके गले पड़ गई। लेकिन इसका अंजाम बहुत मुख्तलिफ निकला। हलीमा से ये नाइंसाफी बर्दाश्त नहीं हो सकी। अब वो तो चली गई, लेकिन हमारे दरमियान ना जाने और कितने ऐसे लड़के लड़कियां हैं जिनकी आहें हम नहीं सुनते, जिनकी आवाज़ों को ये पावरफुल इंस्टीट्यूशंस दबाते हैं। बहुत से लोग ये भी नहीं जानते होंगे कि एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन के लिए उन्हें कहाँ शिकायत दर्ज करवानी चाहिए। सूबाई मोहतसिब हों या फेडरल ऑम्बड्सपर्सन हो, हर एक के पास कोई ना कोई बहुत आसान तरीक़ेकार है रिपोर्ट करने का। हेल्पलाइंस हैं, जैसे हमारी हेल्पलाइन है 0344467367। जस्ट पिक अप द फ़ोन, उस पर कॉल करें। या उससे भी आसान तरीका ये, हर एक के हाथ में टैबलेट है, फ़ोन है, लैपटॉप है, उसके ऊपर हमारी वेबसाइट पे जाएं और वहाँ पे ऑनलाइन कंप्लेंट का टैब है, उसको खोलें और उसके अंदर चाहे 4 लफ्ज़ों में लिख दें। आज सुबह एक कंप्लेंट से मैं डील कर रही थी, उसने सिर्फ ये लिखा हुआ था कि हरासमेंट बाय बॉस। बाय डाक भेज दें, डाक के ज़रिए भेज दें, कंप्लेंट भेज दें, खुद आ जाएं, दफ्तर में आ जाएं। यहाँ पे हमारा दफ्तर है, स्टेट लाइफ बिल्डिंग नंबर 11 है, उसमें आके शिकायत कर लें। कराची के अंदर, लाहौर, पेशावर, कोयटा, इस्लामाबाद, कहीं भी जाना चाहें, FOSPA है, FOSPAH, fospa.gov.pk, उस पर सारे एड्रेसेस लिखे हुए हैं, उसको देख लें और वहाँ पे पहुँचना बहुत आसान है। शिकायत दर्ज करवा के फिर दूसरों की जिम्मेदारी है कि वो आपके साथ खड़े रहें, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप खुद अपना साथ भी दें। और मुझे ये भी कहा गया था कि तुम्हारा करियर तो मैं ख़त्म कर दूंगा और तुम्हें आगे भी नहीं बढ़ने दूंगा, और वैसे भी लड़की हो तो तुम्हारा तो वैसे भी कोई करियर नहीं है। और जिस पे मैंने उनसे कहा था आपको जितना जोर लगाना है आप लगा लें, लोग मुझे बहुत अच्छे काम की वजह से मेरी इंडस्ट्री में जानते हैं। अब अगली जगह पे दोबारा मिलेंगे, लेकिन प्लीज़ वर्क लाइफ को वर्क लाइफ की तरीके से डील कीजिएगा, फिर बात बनेगी और फिर मैं आपको बताऊंगी कि काम किस तरह होता है। हर एक का यही मसला है कि वो अपनी बच्चियों को ये बताता है कि मुंह पे ताला लगा के घर से बाहर निकलो और मुंह पे ही वो ताला लगे वापस अपने घर आ जाओ, और घर में भी वो ताला लगा के रखो। मर्दों के मेरी ये रिक्वेस्ट है कि खुद भी ना सहें और सपोर्ट अदर पीपल, क्योंकि खामोश रहना इज बीइंग अ पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, नॉट अ पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। आप सोच रहे होंगे कि जिस मुल्क में साबिक वज़ीर आज़म तक को इंसाफ नहीं मिला, वहाँ पे कानून और इंसाफी की बात करना कितनी बेवकूफ़ी की बात है। लेकिन बात होगी तभी तो हालात बदलेंगे। अपने लिए आवाज़ उठाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आपको जल्द ही रियलाइज़ हो जाता है कि आपका मुकाबला एक इंसान से नहीं, पूरे सिस्टम से है। सारी तशहीर होने के बाद इस वाक़े की भी आयोबीम क्या चाह रहा था बच्ची से कि भाई ये लाइन लिख दो दैट यू रिग्रेट व्हाट हैपेंड, और ये भी लिख दें कि मुझे मैनेजमेंट से कोई शिकायत नहीं है
और अगर तुम अपने रवैये पे, यानी कि तुमने जो इतना शोर मचाया है, तुम इसमें माफ़ी नहीं मांग सकती तो रिग्रेट का वर्ड लिख दो, अगर अपोलोजाइज नहीं कर सकती तो, ताकि हम उसको बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में, अपने कंट्रीब्यूटर्स में, डोनर्स में घुमा सकें, अपने अलुमनाई में घुमा सकें। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स जो है वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पे अथॉरिटी होती है। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के जो हेड हैं वो है चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह, और मैं आखिर में चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह ही को कसूरवार ठहराती हूँ। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो हैरेसमेंट कमेटी को इस तरह बुरी तरह चला रहा है, बार बार रूल्स तोड़ रहा है, मिस हैंडल कर रहा है, क्यों नहीं आप उसको सही तरह क्वेश्चन करते? जो कंप्लेनेंट्स हम आपको खत लिखते हैं तो चीफ मिनिस्टर से इनको वो तस्वीरें आ जाते हैं खिंचवाने के लिए IBA में, उसका वक्त है उनके पास, कंप्लेनेंट से मिलने का नहीं है। मैं यहाँ पढ़ाती हूँ, पिछले 25 साल से पढ़ा रही हूँ। सक्सेसफुल केस रहा है अभी तक कि कमेटी ने कोई कंप्लेंट टेकअप की और उसके ऊपर कोई एक्शन लिया गया हो? नहीं। ये सब सुनकर तो मुझे स्पॉटलाइट मूवी याद आ गई। अलग अलग चर्चेज नहीं, असल फसाद की जड़ तो पोप है, सिस्टम है जो मजलूम की आवाज दबाता है।